क्लास 6 की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग देख रहे होंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 8। और इसमें मोर और लेस इन लोगों ने आपको मौर्यन साम्राज्य के बारे में बताया है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ बता रखा गया है कि एक छोटे बच्चे को कहीं पर शेरों वाला स्तंभ शीर्ष दिखता है और इस शेरों वाले स्तंभ शीर्ष को देख करके इसके मन में जिज्ञासा जागती है कि इसकी क्या कुछ स्पेसिफिक कहानी वगैरह हो सकती है। करंट अफेयर्स में भी शेरों वाला जो ये स्तंभ शीर्ष है ये काफी चर्चा में था। संसद भवन के ऊपर इसको लगाया गया था और उसको लेकर के भी एक बेकार की कंट्रोवर्सी चल रखी थी कि ये जो शेर दिख रहे हैं ना, ये बड़े एग्रेसिव से हैं। ठीक है, तो भैया जो भी शेर होगा वो तो एग्रेसिव होगा ही। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा मौर्यन साम्राज्य के बारे में कि शेरों वाला कोई स्तंभ शीर्ष है जिसका निर्माण कौन करवाए हैं, तो अशोक ने करवाया हुआ है। और इसी में आप देखेंगे कि 24 आरो वाले चक्र बना रखे गए हैं और ये किस चीज को इंगित करता है, समय को। और साथ में यहाँ पे जो धुंधला सा दिख रहा है आपको, तो चारों तरफ से शेरों के मुख हैं और इसके अतिरिक्त भी 4 जानवरों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये जो बहुत स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है, ये भी अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यहां पर निरूपण किया गया है शेर का, इसके अतिरिक्त सांड का, उसके अतिरिक्त घोड़े का और उसके अतिरिक्त आपको हाथी को दर्शाया गया है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है कि एनसीईआरटी अपने आप में कोई किसी भी चैप्टर को पढ़ने का संपूर्ण नॉलेज नहीं है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट सी चीजें दे रखी गई हैं और आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर ध्यान में रखना है। दो यहाँ पर दिया नहीं गया है कि ठीक है ये शेरों वाला स्तंभ शीर्ष है और ये आपको कहाँ से मिलता है, तो ये सारनाथ से मिलता है। हालांकि इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची, वहां पे भी शेरों वाले स्तंभ शीर्ष को आपको पाए जाते हैं। ठीक है, ये घोड़ा, शेर, हाथी और सांड, ये भी याद रखना है कि यहाँ पे किन जानवरों का निरूपण किया गया है, किन को चित्रित किया गया है, तो ये 4 जानवर हैं। उसके नीचे आप इस चैप्टर में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने लगभग 2300 साल पहले एक मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 2300 साल पहले अगर आप जाएंगे तो एग्जैक्टली 3 राजाओं की यह चर्चा की गई है, चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक। ठीक है, अगर कालखंड की बात की जाए तो कुछ 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक रूल किया है किन्होंने, तो चंद्रगुप्त ने। और अंत में राजपाट को त्याग करके ये समनवेलगोला चले गए हैं साउथ इंडिया में और वहीं संलेखना के द्वारा इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। संलेखना आपको जैन धर्म का एक रिचुअल होता है जिसके अंतर्गत आदमी क्या करता है कि अन्न और जल का त्याग कर देता है और इसी संलेखना के द्वारा इनकी मृत्यु हुई है। ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछा हुआ है एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन दैट दिस फैक्ट इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट और ये हमको पता होना चाहिए। ये पूछ देते हैं इनका कालखंड, तो 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक। 298 बीसी से लेकर के लगभग 269 बीसी तक रूल किन्होंने किया हुआ है, बिफोर क्राइस्ट तक किन्होंने रूल किया हुआ है, तो ये बिंदुसार की कहानी है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि एक बिंदुसार है और एक बिंबिसार है। जो बिंबिसार है वो हर्यक है और जो टू द पॉइंट बात करने वाले हैं बिंदुसार, ये कौन है, ये मौर्यन एम्पायर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर 269 तक इन्होंने रूल किया हुआ है तो भारतीय इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में से एक अशोक का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ होगा, तो 269 बीसी में ये कुछ राजा बने हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इस पेज पे एक फैक्ट और भी आपको दे रखा है कि ये जो
तेरों वाला स्तंभ शीर्ष है, ये कहाँ पर आपको मिलता है? तो ये आपको सारनाथ में मिलता है। सारनाथ आपको वाराणसी के आसपास एक जगह है जिसको एंशिएंट टाइम पर ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पहली बार जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपना धार्मिक उपदेश दिया और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, उनका जो धम्म था, जो अहिंसा पर आधारित था, दूसरे धर्म के लोगों के प्रति सहिष्णुता पर आधारित था, इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने पहली बार सारनाथ में उपदेश दिया है। और जो ये थे अशोक थे वो खुद बुद्धिस्ट थे। एक उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने ही इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। कब दीक्षा दी है? तो जब 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया है और कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद अशोक को समझ में आया है कि ठीक है हम जीत तो गए, लेकिन इसे पूरे क्रम में मैंने करीब 1.5 लाख लोगों की नृशंस हत्या कर दी या करवा दी अपनी सेना के द्वारा, और तब उनको उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षा मिली है। तो चूंकि आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं उनके जो सबसे बड़े प्रीचर हैं उन्होंने अपना पहला धार्मिक उपदेश कहां पर दिया है? सारनाथ में दिया है। इसीलिए सारनाथ में इन्होंने क्या किया है कि शेर स्तंभ का, सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया है। अब दे रखा है कि ये जो मौर्यन साम्राज्य है ना, इसमें बहुत सारे नगर वगैरह थे और मानचित्र में उन जगहों को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जानेंगे कि जो इनके साम्राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर क्या थे? प्रमुख थे। तो दैट मीन्स मौर्यन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा, यही इस पटना को कहा जाता था। जो इनका साम्राज्य था वो उसके अंतर्गत 4 प्रमुख प्रांत थे, उसमें एक था आपको तक्षशिला। मध्य में आ जाइए तो ये उज्जैन था। उज्जैन देखिए यहां लिख रखा है, तो सबसे ऊपर तक्षशिला था, मध्य में उज्जैन था, और नीचे चले आइए तो स्वर्णगिरी था। ये आपको कर्नाटक में है स्वर्णगिरी। और इसके अतिरिक्त चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रांत इनका कौन सा था? तो वो पाटलिपुत्रा या बिहार में मगध था। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए क्या दे रखा है कि एक जो प्रांतीय इनकी राजधानी थी उज्जैन, ये क्या करता था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊपर में तक्षशिला है, उसके बाद क्या है? तक्षशिला के बाद जाएंगे तो उज्जैन है, सबसे नीचे स्वर्णगिरी है, और सबसे इधर पूर्वी तरफ आपको पाटलिपुत्रा है। तो इस पॉइंट को अगर आप देखें तो ये उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया। तो दैट मीन्स अगर आपको नॉर्थ से साउथ मूव करना है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको उज्जैन के थ्रू होकर के ही जाना होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे तो जो तक्षशिला है ना, ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाले मार्ग पर था। ठीक है, इस मैप में देखिए क्या लिख रखा है। तक्षशिला आपको क्या कर रहा होगा कि उत्तर पश्चिमी, और इसी रास्ते से आप कहां को जा सकते हैं? तो मध्य एशिया को जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस पेज पर जितने भी जगहों को इन लोगों ने लोकेट कर रखा है ये सारे मौर्यन साम्राज्य के इंपॉर्टेंट जगहें हैं, और इनको भी आपको संपूर्णता से जानना चाहिए। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछ दिया जाता है। जैसे शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा देखेंगे तो ये दोनों जगहें कहां पर है? तो ये दोनों जगहें आपको वर्तमान पाकिस्तान में है। तक्षशिला वगैरह भी देखेंगे तो वहीं झेलम नदी के आसपास है। ठीक है, अगर आप चले जाएंगे अफगानिस्तान में तो आपको कंधार दिखेगा। ठीक है, जहां पे कंधार में ही आपको पता होगा कि 1999 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था IC 814, जिसको ले जा करके वो लोग कंधार वगैरह की तरफ ले गए थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कौन सी जगह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है? तो कलसी कहां पर है? ये उत्तराखंड में है, ये पूछ देते हैं। और इन सारी जगहों से क्या मिला है? अशोक के शिलालेख वगैरह मिले हैं।
पहले के राजाओं के पास कोई व्हाट्सएप और फेसबुक तो होता नहीं था, राइट। उनकी जो भी इच्छाएं होती थी, उनकी जो भी नीतियां होती थी, वो लोग क्या करते थे कि प्रमुख व्यापारिक मार्गों के पास या और भी स्ट्रेटेजिकली जो भी उनके इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं या अपनी सीमा पर क्या करते थे कि पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण करवा करके इन सारी चीजों को रखवाते थे। तो यही काम क्या किया है अशोक ने भी किया है अपने धम्म के प्रचार के लिए, और इन सारी जगहों तक या तो मौर्यन साम्राज्य फैला हुआ था या तो हमको अशोक के शिलालेख या स्तंभ लेख देखने को मिलते हैं। तो ये कलसी वगैरह उत्तराखंड में है, ये जानेंगे। टोपरा आपको दिल्ली के पास है, इसको जानेंगे। मेरठ जानेंगे। लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, यहाँ की यात्रा भी अशोक ने की थी क्योंकि ये गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है, ठीक है। सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर पहली बार गौतम बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने पहली बार धार्मिक उपदेश यहीं पर दिया, ठीक है। रामपुरवा और लौरिया अरेराज, रामपुरवा की बात करिए तो ये वेस्टर्न चंपारण में है, और वहीं लौरिया अरेराज की बात करिए तो ये ईस्टर्न चंपारण में है। ये दोनों फैक्ट आप जरूर ध्यान में रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रामपुरवा कहां पर है, जहां से एक वृषभ स्तंभ मिला है, तो ये वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न चंपारण में है। और ईस्टर्न चंपारण में क्या है, तो लौरिया अरेराज है। इसके अतिरिक्त सांची वगैरह के बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे। सांची का स्तूप सबसे बड़ा है, उसको जानेंगे। उज्जैन हम लोगों ने देखा ही कि एक प्रांतीय राजधानी थी। गिरनार वगैरह जिस क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है कि सुदर्शन लेक वगैरह का निर्माण करवाया है मौर्यंस ने, मौर्यों के गवर्नरों ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सोपारा एक जगह है जो कि आपको महाराष्ट्र में है। मस्की में भी अशोक के शिलालेख मिलते हैं, उनको जानेंगे। और कर्नाटका वगैरह में ब्रह्मगिरी है जिसके पास एक जगह है स्वर्णगिरी जो कि इनकी दक्षिण की प्रांत था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्रा तो इनका सर्वे सर्वा था ही, ठीक है। कलिंग के बारे में हम लोगों ने देखा ही 261 बीसी में इस जगह को अशोक क्या करता है, कॉन्कर करता है, और कॉन्कर करने के बाद इतनी हिंसा होती है कि उसका मन भर जाता है और वो हिंसा से क्या करता है, तौबा कर लेता है। इसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। क्योंकि मौर्यन प्रशासन बहुत बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। उस समय कोई बहुत ज्यादा आपको संचार का तंत्र विकसित नहीं था, तो ये चीज हम लोग जरूर समझ सकते हैं कि उस समय क्या किया जाता होगा कि कोई व्हाट्सएप या आपको फेसबुक जैसा कोई तंत्र नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री अपने एग्जैक्ट मैसेज को कॉन्वे कर पाए। तो यहाँ पर क्या होता था, कोई केंद्रीकृत सत्ता बहुत ज्यादा नहीं होती थी, ठीक है। मौर्यन साम्राज्य का हिस्सा होने के बावजूद स्थानीय रीति रिवाजों के आधार पर आपको शासन प्रशासन का संचालन किया जाता होगा। हाँ, टाइमली टैक्स वगैरह जो है वो मौर्यों को मिल जाता रहा होगा। तो वही लिख रखा है कि अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों पर शासन किया जाता था। हाउएवर पाटलिपुत्रा पर जो सम्राट थे उनका सीधा नियंत्रण था, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। यूजुअली जैसे भारत के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, वो भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहाँ रहते हैं, तो पटना में रहते हैं, राइट। तो सिमिलरली इनके भी जो इनकी सत्ता थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि पाटलिपुत्रा में ही ये सम्राट रहते थे। बाकी जो शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उनसे कर भी इकट्ठा किया जाता था। और कुछ आपको क्या रख दिए गए थे, संदेशवाहक रख दिए गए थे राजा की तरफ से। ये प्रकार के अधिकारी होते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और साथ ही राजा के जो जासूस अधिकारी थे वो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर भी रखते थे। और इन सारी बातों की चर्चा हमको मिलती है, इन्हीं के एक मंत्री थे चाणक्य, और चाणक्य ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जो 15 भागों में विभाजित है। तो 4th चैप्टर ऑनवर्ड्स उसके अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रशासनिक तंत्र या अधिकारियों की चर्चा की गई है। उसी में आपको संदेशवाहकों का भी नाम मिलता है और जासूसों का भी नाम मिलता है, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए इंटरनली अभी आईबी काम करता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और बाहर ऑपरेट करता है रॉ, तो ठीक इसी प्रकार से
उस समय भी जासूस हुआ करते थे और इनका काम ही होता था गुप्त सूचनाएं या जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, और वैसे इंफॉर्मेशन जो स्टेट के लिए थ्रेट हो सकते हैं, देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं, उनसे राजा या उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाना। इसके बाद देखिए क्या लिख रखा है कि जो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। अभी हम लोगों ने बात किया ही कि 4 प्रांत थे, आपको तक्षशिला था, फिर उज्जैन था, फिर श्रवणगिरी था, और इधर को पाटलिपुत्रा था। ठीक है, और इन छोटे छोटे प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि तक्षशिला एक प्रशासनिक राजधानी, उज्जैन भी प्रशासनिक राजधानी, और इसके अतिरिक्त स्वर्णगिरी भी एक प्रशासनिक राजधानी। अक्सर क्या किया जाता था कि राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। वहां के जो प्रशासक होते थे, जिनको आप राज्यपाल भी कह सकते हैं, वो अक्सर राजकुमारों को बना दिया जाता था। इसके 2 फायदे होते थे। पहला फायदा तो ये कि वो राजकुमार को ही आगे जाकर के राजा बनना है, तो इसी क्रम में जो भी प्रशासनिक दक्षता होती है वो राजकुमार सीख जाएगा। और इसके अतिरिक्त राजा की जो सुरक्षा थी उसके लिए भी चाणक्य अपनी किताब में बताते हैं कि ये जो राजकुमार वगैरह होते हैं ना, ये केकड़ों की तरह होते हैं। और केकड़ों में एक ट्रेडिशन पाया जाता है कि वो पितृहंता होते हैं, केकड़े अपने पिताजी को ही मार देते हैं। तो चाणक्य का कहना था ना कि कब राजकुमार खुद राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर देगा, षड्यंत्र कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये केकड़ों की तरह पितृहंता होते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि न तो उनको राजधानी में रहने दिया जाए ताकि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र ना कर सके, राजा के खिलाफ षड्यंत्र ना कर सके, और साथ ही उनको अगर दूर के अगर आप प्रांतों में भेज दिया आपने, तो प्रशासनिक जो बारीकियां होती हैं उनको भी धीरे धीरे वो लोग सीख जाएंगे। ठीक है, वही लिख रखा है कि जो दूर दराज के प्रांत होते थे छोटे छोटे, उन पर स्थानीय परंपराओं और नियमों के द्वारा ही शासन किया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रादेशिक केंद्रों के बीच आपको विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रित रखने की कोशिश करते थे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एंशियंट टाइम में परिवहन के लिए आपको स्थलीय मार्गों के अतिरिक्त जल मार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि पुराने सारे ऐतिहासिक शहरों की अगर आप चर्चा करेंगे तो इनमें से लगभग हर कोई किसी ना किसी बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन देखिए शिप्रा के किनारे है, पाटलिपुत्रा गंगा के किनारे है, दिल्ली को देखेंगे तो यमुना के किनारे है। तो एक तो परिवहन के हिसाब से बहुत बेहतर होती थी नदियां, बिकॉज उस समय आपको जंगली क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, वनीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, और वन में चूंकि सामने की चीजें भी आपको नहीं दिखती हैं, कब आप व्यापार के लिए जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, कब किस झाड़ी के पीछे से कोई उंगली माल निकलेगा और आपकी उंगली निकाल करके चला जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जल के द्वारा अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको दूर दूर तक दिख रहा है कि हाँ भैया बहुत दूर तक रास्ता खाली है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्रेजुअली मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त देखिए क्या लिख रखा है कि जो भी संसाधन वगैरह होते थे उन्हीं से राजा कर और भेंट भी स्वीकार करते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र अभी आपको बताएं कि चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक है और इसमें टोटल 15 अधिकरण या 15 चैप्टर है। इसी में लिखा हुआ है कि जो उत्तर पश्चिम है इलाका वो कंबल के लिए विख्यात था, और जो दक्षिण भारत है वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध था। यही रीजन है कि अभी केजीएफ जैसी मूवीज आ रही है। ठीक है, कोलार आपको कर्नाटका में जाएंगे तो वहां सोने की खाने हैं, राइट। तो वही एंशियंट टाइम पे भी क्या आपको दक्षिण भारत सोने और अन्य कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। और इन्हीं सारी चीजों से जो राजा होते थे वो नजराना लेते थे। नजराना एक तरीके का कर है जो नियमित तरीके से इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो इनको स्वेच्छा से देते थे। जैसे अगर आप किसान हैं तो क्या करिए कि अपनी फसल का एक सर्टेन हिस्सा, यूजुअली 1/6 लिया जाता था, ये आप हमको दे दीजिए। अगर आप शिल्पकार हैं या कारीगर हैं तो फिर आपको राजा के लिए आपको महीने में 1 दिन या 2 दिन मुफ्त में काम करना होगा, उनके भवन का मरम्मत करना होगा या नए भवनों का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है
एक मैगस्थनीज नाम का व्यक्ति है जिसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य 305 बीसी में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है, जिसमें चंद्रगुप्त ने क्या किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया है सेल्यूकस निकेटर को। ये ईयर एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं, सो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये भी हमको याद रखना चाहिए। तो होता है ना कि अगर एक राजा को आपने हरा दिया तो उसके बाद संधि होती है, कुछ हाथी वगैरह दिए गए हैं सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट के तौर पर। बदले में इंडिया का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका था जिसके ऊपर ये यूनानी लोग अपना क्लेम करते थे, वहां से सेल्यूकस निकेटर हट जाता है और मैत्रीवत संबंध बनाए रखने के लिए अपने एक आदमी मेगास्थनीज को क्या करता है वो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रख देता है, जो एक पुस्तक लिखते हैं इंडिका। और इंडिका पुस्तक के द्वारा भी मौर्यन प्रशासन या मौर्यकालीन जनता के बारे में हमको बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, अब राजा की सुरक्षा से संबंधित कुछ बातों की चर्चा करता है मेगास्थनीज। जैसे बोलता है कि राजा सामान्यतया हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ये भी आपको यूनानी एक परंपरा थी, वहां वीमेन फाइटर्स का भी कॉन्सेप्ट था। तो इस चीज को कहीं ना कहीं इंडियंस ने उनसे सीखा कि जो आपके पास आपको अंगरक्षक होंगे वो महिलाएं भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जैसा हम लोगों ने देखा था कि चाणक्य खुद बोलता है कि ये राजकुमार कब कॉन्स्पिरेसी कर देंगे राजा के खिलाफ उनको पता नहीं चलेगा। तो राजा लोग भी यूजुअली डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। इससे बचने का तरीका क्या है कि हथियारबंद महिलाओं से आपको घिरा रहना है। ठीक है, उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे कि कहीं खाने में विष तो नहीं मिला दिया गया है। और सोते समय आदमी क्या होता है कि असुरक्षित होता है, तो राजा लगातार एक ही कमरे में सोता भी नहीं था, राइट, ताकि किसी के पास इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन ना आ जाए कि राजा इस कमरे में सोते हैं और लगातार उस कमरे में आप सोएंगे तो सोते समय आदमी असुरक्षित रहता है, उस समय कोई आपके ऊपर अटैक करके आपकी हत्या कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये पाटलिपुत्रा का भी बहुत अच्छा से इन्होंने वर्णन किया हुआ है। पाटलिपुत्रा का जो महल रहा होगा उसके बारे में वो लिखता है कि विशाल और खूबसूरत नगर था जो विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब दीवार समझना है, ठीक है, जिसमें 570 आपको बुर्ज थे और 64 द्वार थे। ठीक है, ये फैक्ट कभी कभी पूछ देते हैं। तो 64 द्वारों से युक्त था, जो भी आपको इनका महल था वो जानेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी जानेंगे कि ये जो बना हुआ था महल ये किस चीज से बना हुआ था, तो मोस्टली ये काठ या लकड़ी से बना हुआ था। 2 से 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं, वो बताता है पाटलिपुत्रा के बारे में। और ये भी बताता है कि राजा का जो महल था वो काठ से बना हुआ था। तो इन सारी लाइंस को आप कहां पर नोट डाउन कर सकते हैं, कहां पर लिख सकते हैं? बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है जीएस पेपर 1, उसमें इन लोगों ने मौर्यन आर्ट के बारे में भी बता रखा है। और आर्ट का एक फॉर्म आपको आर्किटेक्ट भी होता है, वास्तुकला भी होता है, जिसमें आपसे बीपीएससी आशा रखता है कि आप इनके राजमहल के बारे में कुछ बताएंगे। तो ये लिख सकते हैं 570 बुर्ज और 64 द्वार, और साथ में ये भी बता सकते हैं कि वो एक प्राचीर से घिरा हुआ था, दीवार से घिरा हुआ था। दैट मीन्स कि सेफ्टी कंसर्न्स का भी ध्यान रखा गया था। और ये भी कि एक लकड़ी से बना हुआ मोस्टली था। ठीक है, अशोक सबसे फेमस मौर्य वंश के राजा थे ही जिन्होंने धम्म की नीति अपनाई। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। भेरी मतलब वो नगाड़े होते हैं ना, युद्ध लड़ने के पहले क्या किया जाता है कि नगाड़े वगैरह बजाए जाते हैं। तो अशोक एक ऐसा राजा था जिसने बोला कि युद्ध करने से बेहतर क्या है, आप शांति के द्वारा अपने धम्म का प्रचार करिए। अशोक के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि राजा लोगों के पास कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है, तो वो अपनी बात क्या करेंगे, शिलालेखों के द्वारा या स्तंभ लेखों के द्वारा बताएंगे। और अशोक के जो भी ज्यादातर अभिलेख थे उनकी भाषा प्राकृत थी और लिपि आपकी देवनागरी थी। अभी भी हिंदी जो है ना हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। तो उस समय भी क्या था कि देवनागरी लिपि का प्रचलन था और ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत में थे। संस्कृत जैसे जैसे आर्यन संस्कृति
थोड़ी कमजोर पड़ती है, और श्रमण परंपरा जैसे जैसे इस देश में थोड़ी अपनी जड़ें मजबूत करती हैं। श्रमण हम लोगों ने बात किया हुआ था कि कुछ 60+ आपको ऐसे समूह थे या ऐसे लोग थे नॉर्थ इंडिया में जो आर्यन प्रतिमानों, आर्यन मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्हीं में से एक भगवान बुद्ध भी थे, महावीर स्वामी भी थे। तो चूंकि गौतम बुद्ध जो है वही क्या करते थे कि आम जनता की बोलचाल की भाषा में कम्युनिकेट करते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी बात समझ में आए। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं ये कोई आपको संस्कृत भाषा में नहीं है बल्कि प्राकृत भाषा में है। उसके अतिरिक्त कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ एक अशोक का अभिलेख है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में हम लोगों ने देखा ही कि कुछ 261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नोट डाउन किया कि 269 बीसी में इनका राज्यारोहण हुआ था। तो इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि अपने राजा बनने के 8वें वर्ष में क्या किया है, आपको अशोक ने कलिंग का युद्ध करा है। इसी लाइन को देखिए लिख रखा है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग का विजय किया। तो 269 बीसी में ये आदमी राजा बनता है, एंड ग्रेजुअली 8 सालों के बाद क्या होता है कि ये कलिंग पर आक्रमण करता है। वहीं लाखों लोग मारे जाते हैं, और इससे इसको पश्चाताप होता है, इसको अपनी गलती समझ में आती हैं, और फिर ये क्या करते हैं कि धम्म का प्रचार करना शुरू करते हैं भेरी घोष की जगह। और ये जो धम्म शब्द है ये हिंदुओं का ही जो शब्द है, संस्कृत भाषा का, वैदिक संस्कृति का एक शब्द है धम्म। ये संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, और हिंदुओं का या सनातन संस्कृति में जो धर्म होता है ना, वो किसी विशिष्ट देवता या किसी विशिष्ट उपासना पद्धति को इंगित नहीं करता है। आप नास्तिक रहते हुए भी धर्म को क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि भगवान विष्णु से पूछा गया कि भैया आपका फेवरेट भक्त कौन है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जो कि पेशे से कसाई था, जबकि नारद मुनि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा नाम लिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक किसान की भी कहानी है कि वो किसान को भगवान अपना फेवरेट भक्त के तौर पर बताते हैं। तो बेसिकली धर्म शब्द जो हिंदुओं का है ना, ये धारण करने को इंगित करता है। तो क्या धारण करने को, जो भी व्यक्ति अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है ठीक से, वो क्या है, धार्मिक व्यक्ति है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन कि वो नास्तिक है या आस्तिक है। ठीक है, तो ये जो धम्म शब्द है ये संस्कृत का ही शब्द है धर्म, उसी का एक प्राकृत रूप है। ठीक है, उसके अतिरिक्त देखिए बात कर रखा है कि बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ मिला है। ये स्तंभ किसका है, तो ये बैल का फोटो बना हुआ है, तो वृषभ स्तंभ है। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो रामपुरवा है ये आपको वेस्टर्न यूपी में है, और वहीं लौरिया अरेराज कहां पर है, ये आपको ईस्टर्न यूपी बोले, सॉरी पार्डन में, वेस्टर्न चंपारण और ईस्टर्न चंपारण में है। ठीक है ना, वेस्टर्न चंपारण में रामपुरवा और ईस्टर्न चंपारण में लौरिया अरेराज। ठीक है, उसके अगले में देखेंगे कि अशोक का धम्म, चूंकि ये गौतम बुद्धा के फॉलोअर थे, और गौतम बुद्ध के धर्म में क्या है कि किसी बहुत देवी देवता की विशिष्ट मान्यता नहीं है, वो ज्ञान आधारित है। और उनका मानना है कि कोई सा भी आदमी एनलाइटेड वन हो सकता है अगर वो अपनी समस्याओं को लेकर के खुद चिंतन करे, खुद मनन करे। तो इसीलिए अशोक के धम्म में आपको किसी कर्म कांड या पूजा की विशिष्टता नहीं दिखेगी। ठीक है, उसको लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही राजा का भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, और वो गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। तो पितृ सत्तात्मक स्नेह अपनी प्रजा से कौन करता था, वो अशोक करता था। और वो जैसे एक अच्छे पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, ठीक वैसा ही वो अपने को ट्रीट करता था राजा के तौर पर भी। और उनके सारे इंस्ट्रक्शंस में भी ये चीजें दिखती हैं कि अच्छी प्रजा को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तमाम चीजें उसमें लिखी हुई आपको मिलेंगी। ठीक है, अशोक इतना ज्यादा बौद्ध धर्म में डूबा हुआ था कि उसने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी की। और इन अधिकारियों का क्या काम होता था, जगह जगह जा करके ये धम्म की शिक्षा देते थे। और धम्म, या इसमें किसी विशिष्ट देवी देवता का महत्व नहीं है, जो भी आपका उच्च स्तरीय नैतिक आचरण कैसा होगा, आपको आपस में लड़ना नहीं है,
जीवों के प्रति आपको अहिंसक रखना है, ठीक है। यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं। कौन लोगों को? जो खुद पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। अशोक खुद अपने स्तंभों पे क्या बताता है कि धार्मिक कर्मकांड किसी काम के नहीं है, आपको बहुत धार्मिक कर्मकांडों में इंडल्ज नहीं होना है, आप अपना काम ठीक से करिए, विच इज मोर देन एनफ। इसके अतिरिक्त आप अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता की भी बात करता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिचुअल्स को आप मानते हैं, किसी अन्य धर्म में है, वो भी उतना ही अच्छा है जितना मेरा धर्म, तो इसीलिए कम से कम धार्मिक इश्यूज के ऊपर मेरे आपके बीच मतभेद नहीं होना चाहिए, हमको आपको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं, और उस समय की एक इंपॉर्टेंट लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी, जिसमें आज की अधिकतर भाषाएं जैसे प्राकृत वगैरह हो गई, अपभ्रंश हो गई, ये सारी निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज भी दे रखा है, देखिए। आरंभिक ब्राह्मी से मिलता जुलता ही देवनागरी है, से मिलता जुलता आपको बांग्ला है, मलयालम है और तमिल है। तो चूंकि एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है, तो ये भी आपको अब से ध्यान में रखना है कि जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रभाव आपको हिंदी पे भी देखने को मिलता है, बांग्ला भाषा पे भी, मलयालम पे भी और तमिल पे भी। हालांकि साउथ इंडिया में चले जाइए तो तमिल सबसे प्राचीन भाषा है, और तमिल से ही अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे कि मलयालम, कन्नड़ या तेलुगु का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त एक लास्ट फैक्ट जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा ही पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। क्योंकि चीन के ऊपर आप चले जाएंगे तो मंगोलिया जैसे देश हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति वगैरह आपको नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यायावर की जिंदगी जीते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। वहां की जमीन इतनी संपन्न नहीं है कि वो अपने नागरिकों के लिए भरपेट अन्न उपजा सके। ये भी एक रीजन है कि हम लोगों को भारत भूमि के प्रति अनुग्रहित रहना चाहिए, क्योंकि 142 करोड़ लोगों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज हमारे देश की धरती ही देती है, ठीक है। तो मंगोलिया साइड से इनके ऊपर अटैक होता था, और यहाँ के राजाओं को क्या समझ में आया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कर दिया जाए। और ये किसी एक राजा ने नहीं किया है, एक सी हुआंग करके एक राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया। हालांकि ग्रेजुअली आगे आने वाले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा है। इसका लेंथ कितना है? तो 6400 किलोमीटर लंबा है, और ऐसा भी कहा जाता है कि अंतरिक्ष से दिखने वाली मानव द्वारा निर्मित इकलौती चीज कौन सी है? तो यही चीन की दीवार है, ठीक है। और ये दो पर्पस सर्व करता था। पहला पर्पस तो ये कि उत्तर के तरफ से आक्रमणों से आपकी रक्षा करता था, प्लस चाइना से कोई सिल्क रूट शुरू हुआ था, ये भी हम लोगों को पता है। तो ये आपको चुंगी चौकियों के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता था, ऑक्ट्री कलेक्ट करने के लिए, कर कलेक्ट करने के तौर पर भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता था कि इस दीवार के पास आप सेफ्टी पोस्ट बना दीजिए, और इस दीवार के पास जो भी गुजरेगा वो अपने माल का एक सर्टेन हिस्सा आपको टैक्स के तौर पर दे रहा होगा। तो इतनी ही चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं, ठीक है। फिर बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देख रहे होंगे, और ये वाला जो हाईलाइटेड पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।